हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू पढ़ाकू क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम क्लासेस करने वाले हैं वो हम पीवाईक्यू करेंगे। लेकिन पीवाईक्यू किसका? तो दिल्ली पुलिस का। क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है, यानी दिसंबर मंथ में होता है। हर साल दिसंबर मंथ में होता है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम। उसी आधार पर, उसी को बेस रखते हुए हमारी जो पढ़ाकू क्लासेस टीम है वो आप लोगों के लिए एक अच्छा बोल सकते हैं कोर्स लेकर आ रही है दिल्ली पुलिस के लिए। लेकिन उसके पहले हमें समझनी है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो पीवाईक्यू। तो जितने भी हमारी टीम के जितने भी क्लास के जो फैकल्टी हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पीवाईक्यू आपको करवाएंगे। मैं जो आपको करवाने वाला हूँ वो इकोनॉमिक्स का करवाने वाला हूँ। तो इकोनॉमिक्स का जो आज पीवाईक्यू करेंगे वो दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल हमारा चलेगा। ठीक है, किसी बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो एक एक करके सबका स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। और मैं एक और चीज़ आपको पीवाईक्यू जाने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो जो दिल्ली पुलिस का आपका जो दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस है, इसमें बेसिकली जो जीके आता है, जीके और जीएस, इसमें जो इकोनॉमिक्स का वेटेज है, इकोनॉमिक्स का आपका टोटल ये जो क्वेश्चन आता है वो 50 के अप्रॉक्स आता है। कितना आता है? 50। जीके जीएस का जो टोटल क्वेश्चन आता है वो कितना रहता है? 50। कितना क्वेश्चन आता है? 50 आता है। ठीक है, तो 50 जो क्वेश्चन आते हैं आपके, 50 में से जो इको आता है, वो इको जो आता है वो आपका कितना आता है? अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन आता है। अब ये जो चीजें हैं ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, वो मैं आपको जब पीवाईक्यू कराऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि हर फेज में, क्योंकि फेज वाइज होता है दिल्ली पुलिस का एग्जाम, तो हर फेज में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है 9 से 10 तो एकदम आ ही रहा है। 9 से 10 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है इसे हमें अच्छी तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ करना है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट के साथ इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स यूपीएससी में भी आता है, इकोनॉमिक्स स्टेट पीसीएस में भी आता है, स्टेट दिल्ली पुलिस में भी, सब में आता है, एसएससी में सब में आता है। लेकिन हमें कितना पढ़ना है, इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पीवाईक्यू को समझना होगा। पीवाईक्यू को जब समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ, हमें इकोनॉमिक्स इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। आपको एक्सपर्ट और मास्टर नहीं बनना है इसमें, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे वो आप हैंडल कर सकते हैं। वो मैं आपको करवाऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अंडरस्टैंड करना है हमारा पीवाईक्यू। ठीक है, एक एक करके सब क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो क्वेश्चन है 5 ईयर प्लान, यानी पंचवर्षीय योजना। यानी एक टॉपिक आपको समझ में आ गया कि अच्छा हमें इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, 5 ईयर प्लान तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, तो आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि जब आप और मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, जैसे ये तो शिफ्ट 1 का है, शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का, ऐसे करके मैं जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उसमें 5 ईयर प्लान से हमेशा एक क्वेश्चन है, हमेशा एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 ईयर प्लान हमें समझना है। तो देखो 5 ईयर प्लान आया जब कब था, तो ये 1951 में, 1951 से स्टार्ट होता है और 5 साल के लिए चलता है, 1956। लेकिन इस 5 ईयर को रिकमेंड किसने किया था? तो प्लानिंग कमीशन ने। ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने रिकमेंड किया था कि हाँ हमें इस तरीके के गोल सेटअप करने हैं आने वाले 5 साल के लिए, ताकि हमारा जो गोल है, जो भी डेवलपमेंट का या मॉडर्नाइजेशन का जो भी है, वो हम अचीव कर सकें। उसी में सबसे इंपॉर्टेंट अब समझ में आ गया 5 ईयर प्लान। मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा, बस मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। 5 ईयर प्लान कब आया था? सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान आया था 1951 से लेकर 56। ठीक है, क्लियर। और फिर किसके रिकमेंड में? तो प्लानिंग कमीशन। अब ये प्लानिंग कमीशन आज की डेट में चेंज होकर क्या बन गया है? नीति आयोग। ठीक है, तो ये भी मैं समझाऊंगा कि नीति आयोग 2015 में, ठीक है, कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, तो सबके बारे में क्लियर, एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। तो क्वेश्चन समझ में आया, 5 ईयर प्लान क्या है। अब क्वेश्चन ये भी दिमाग में आएगा कि 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया, ये सब क्वेश्चन है, तो हम आगे एक करके देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो
ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन एंड इक्विटी ओनली। तो देखो जहां पे ओनली आता है आपके दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए, सिर्फ ओनली जो होता है वो थोड़ा सा ना वो मतलब निगेटिव दिखाता है, ठीक है। फिर बोल रहा है ग्रोथ ओनली, क्या 5 ईयर प्लान का सिर्फ एक ही पर्पस होगा, सिर्फ हमें ग्रोथ करना, या फिर ग्रोथ ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट कि जो उसके बीच का जो इंटरमीडिएट है उसको एवोल्यूशन करना, या फिर ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस। तो सबसे सुटेबल कौन लग रहा है हमें, तो ऑप्शन 4, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस। तो ये क्या था आपका गोल था, किसका गोल था, गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब 5 ईयर प्लान किसने दिया था, प्लानिंग कमीशन है। क्लियर, एक बार रिवीजन हो जाए, प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, 1950s के टाइम पे, ठीक है। ठीक, क्लियर। अब 5 ईयर प्लान, अब ये 5 प्लानिंग कमीशन क्या बन गया है, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग कब बना, 2015 में, ठीक है, 2015 में। तो इतना चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके जो हेड होते हैं, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग, इन दोनों के हेड कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके अंडर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन भी होते हैं, सीईओ भी होते हैं, तो वो सब भी होते हैं। एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। इतना चीज क्लियर हो गया, 5 ईयर प्लान क्या था, किस तरीके से था, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 ईयर प्लान का मेन गोल क्या था, तो 5 ईयर प्लान का मेन गोल था ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन इक्विटी एंड सेल्फ, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो क्वेश्चन था 5 ईयर प्लान, तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमें अपने एग्जाम में जो टॉपिक मैं देखो पीवाईक्यू जो आपको करा रहा हूँ उसी बेस पे आपका सिलेबस भी बनाऊंगा, ठीक है, कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी एज द पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी एक टॉपिक और आपके सामने आ गया। सेकंड टॉपिक क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब आया था 1991 के टाइम। अब 1991 के टाइम में आया, तो ये आप पूछ रहा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया था तो उस समय प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे, क्लियर। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों आया था, क्या मोटिव था, तो वो जब मैं आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1947 में, फिर 1951 में हमारा क्या गया, प्लानिंग कमीशन, सॉरी 1951 में 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान। अभी 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1991 तक तो चलता है। मतलब इसमें हमारा क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी पे हमने फोकस किया, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी पे फोकस किया था। लेकिन हमारी जो ग्रोथ थी, जो हमारा टारगेट था, वो उतना नहीं अचीव हो पाया और हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे खराब हुई। तो हमने 1991 में अपनी पॉलिसी को चेंज किया, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया, और क्लोज्ड इकोनॉमी से हमने क्या किस पे फोकस किया, ओपन इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी वही ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसी को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना गया। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो कौन हो सकते हैं बता सकते हो, 1991 में। अगर आपने थोड़ा बहुत भी जीएस पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो कि देखो भाई अभी प्रेजेंट डे में तो नरेंद्र मोदी है, तो ये तो नहीं होने वाला, तो ये एक ऑप्शन कट गया, ठीक है। अटल बिहारी थे उस समय, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर बाद में बने थे, ठीक है, तो ये भी कट गया। अब मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन कब बने थे, 1991 में तो बने नहीं थे, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा कौन, पीवी नरसिम्हा राव, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। हाँ, मनमोहन सिंह से एक चीज याद रखना, अगर इस बार उसने क्या पूछा है, प्राइम मिनिस्टर, हो सकता है आपसे पूछ दे कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में अगर आपसे पूछ दे कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे, मनमोहन सिंह, ठीक है। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह। इतना चीज क्लियर हो गया। यानी हमने अभी तक 2 टॉपिक देखे और दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मैं अब देखो अभी तो ये पहला पीवाईक्यू है, फिर ऐसे जब मैं आपको कंटिन्यू पीवाईक्यू लंबा करवाऊंगा तब आप एक कंक्लूजन पे निकल सकते हो कि अच्छा मुझे पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा कि 5 ईयर प्लान, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। ये 2 हमने देखे, क्लियर। देखो भाई ऐसे अब हिंदी वाले भी देखो, हिंदी वाले में भी वही क्वेश्चन लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था, तो मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह फाइनेंस यानी वित्त मंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। और नरेंद्र मोदी तो अभी हैं तो प्राइम मिनिस्टर 1991 में तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये नरेंद्र मोदी तो होंगे नहीं। फिर दूसरा अटल बिहारी थे लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चलो यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है
बोल रहा है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डज द गवर्नमेंट चेक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड। अब देखो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड क्या होता है, मतलब बोल रहा है कि क्वेश्चन समझो, देखो सरकार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से प्रतिनिधित्वात्मक व्यापार की जांच करती है। यानी सिंपल टर्म में अगर समझाऊं कि देखो हमारे इंडिया में मार्केट है, उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग अपना ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या कर देते हैं कि अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते, दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते और दो चार ग्रुप बनाकर अपने ट्रेड को ज़्यादा प्रॉफिट कर अर्निंग की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू पे ऐसे समझो, जैसे मान लो अभी बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीकम्युनिकेशन। इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन में सिर्फ अब कितने बच गए, पहले वोडाफोन था वो भी निकल गया, अब बच गया एयरटेल, और कौन बच गया, एयरटेल बच गया, और कौन है, और जो भी है एक जो भी है, ठीक है। तो मात्र दो ही बच गए, दो ही कंटेंडर बच गए हमारे टेलीकम्युनिकेशन। अब ये क्या करेंगे, अपने हिसाब से चार्जेस सेट करेंगे। हाँ, एक एयरटेल हो गया और एक जियो हो गया, और बीएसएनएल तो भाई सरकारी है। तो ये दो जो बच गए, अब ये क्या करेंगे, अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे किसी भी टैरिफ का। अब किसी भी जैसे मान लो कि कितना चार्ज करना है, कितना पर सेकंड पे चार्ज करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये तो ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अब इन्होंने अपनी मोनोपोली कर ली है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, अपना एकाधिकार कर लेना एक तरीके से पूरे ट्रेड पे, मतलब पूरे एरिया पे, पूरा जो सेक्टर है उस पर अपना कब्जा कर लेना, और वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि प्राइस क्या है, क्या रेट होना चाहिए, सब चीज़ रहना। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गवर्नमेंट चेक द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड। तो उस कौन से एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट चेक करेगा कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड होगा। तो देखो फीमा तो नहीं होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट तो ये भी नहीं होगा 1991 में। हाँ ये होगा MRTP, ठीक है, MRTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम क्या है, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि एक तो 5 ईयर प्लान हमारा इंपॉर्टेंट है, दूसरा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हमारा ये हो गया कि गवर्नमेंट का कोई भी अगर पॉलिसी आता है, पॉलिसी बोल लो या फिर बोल लो कोई एक्ट आता है, किसके एक्ट, यानी एक्ट कैसा एक्ट, इकोनॉमिकल एक्ट, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से कोई एक्ट आया तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट? तो जितने भी चीजें वो सब मैं आपको क्लियर डिटेल में समझाऊंगा। पहले समझते हैं कि आता क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन RBI registered NBFC and MFI that works on a joint liberty groups lending to the model of a ग्रामीण। यानी इसका अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो निम्नलिखित में से कौन सा RBI पंजीकृत NBFC MFI है जो कि ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधारी मॉडल का काम करता है। यानी आप इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या गया, NBFC, ये क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी वो बैंक की तरह नहीं होगा, यानी वो बैंक नहीं होगा, बैंक की तरह काम करेगा, ठीक है, बैंक की तरह काम करेगा। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की तरह काम करता है। यानी एक इंपॉर्टेंट और हमारे पास आ गया कि भाई हमें NBFC भी हमें समझना है, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आए, कोई भी आए, ठीक है। तो देखो इसमें आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है या नहीं, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। माइक्रो फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये भी नहीं होगा। हाँ ये होगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। और ये क्लियर, तो तीन चार चीज समझ में आ गया। एक तो हमें 5 ईयर प्लान पढ़ना है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ना है, तीसरा हमें ये भी पढ़ना है कि कोई गवर्नमेंट ने एक्ट लेकर आया है क्या, कोई गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिगार्डिंग कोई एक्ट लेकर आया है ना, वो भी पढ़ना है। चौथा चीज हमें ये देखना है भाई इसी में आ जाएगी गवर्नमेंट के कोई गवर्नमेंट ने किसी को NBFC का दर्जा दिया है कि नहीं, NBFC की तरह कौन ट्रीट करता है, कोई कौन बैंक की तरह ट्रीट करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर की तरह ट्रीट, ये सब चीजें भी हमें समझनी है, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ माइक्रो फाइनेंस, ये ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको बताया था ना 5 ईयर प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो फिर 5 ईयर प्लान आ गया ना। अब एक ही शिफ्ट में दो 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन आ गए। अब देखो, प्रायर टू इंडिया विच कंट्री इंट्रोड्यूस 5 ईयर प्लान फॉर द पॉलिसी मेकिंग पर्पस, यानी
इंडिया से पहले कौन सी ऐसी कंट्री ने 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया अपनी? तो देखो इंडिया में जो 5 ईयर प्लान था ना, 5 ईयर प्लान जो था वो बेसिकली कहीं से बोरो किया गया था। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे डिफरेंट जो चीजें हैं हमने बोरो की, भाई वहाँ का सिटीजनशिप वाला पॉलिसी अच्छा है, यहाँ का फेडरल वाला पॉलिसी अच्छा है, तो ऐसे हमने बोरो किया। तो वैसे इकोनॉमिक में भी हमने बोरो किया। ये किससे बोरो किया? तो रशिया से, ठीक है, रशिया से बोरो किया। क्लियर? तो क्योंकि रशिया से बोरो किया, तो अब क्वेश्चन है, अब पढ़ो क्वेश्चन कि प्रायर टू द 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस्ड, प्रायर टू इंडिया विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड 5 ईयर प्लान पॉलिसी मेकिंग? अब देखो ग्रेट ब्रिटेन, एक चीज और समझो, इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। सोशलिस्ट, ठीक है, दो चीजें समझनी पड़ी। तो वो ये दोनों चीजें मैं आपको क्लास में समझाऊंगा। बस मैं आपको इतना समझा देता हूँ कि देखो 5 ईयर प्लान जो है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। यानी ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ये तो कैपिटलिस्ट, सॉरी सोशलिस्ट बोला, क्या बोला मैंने, अगर मैंने गलती बोल दी हो तो 5 ईयर प्लान सोशलिस्ट को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो ये तो होगा नहीं। जर्मनी भी कैपिटलिस्ट कंट्री है। यूएसए तो भाई सपोर्टर ही है कैपिटलिस्ट का है, उसी की तो लड़ाई चलती है इनके बीच में, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बीच। और बचा कौन? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम आज की डेट में यूएसएसआर, जो कि यूएसएसआर 10-15 कंट्री के कलेक्शन को बोलते थे, लेकिन आज की डेट में मेन जो बचा है वो रशिया बचा है, बाकी और भी कंट्री है, ठीक है। तो भारत से पहले ग्रेट ब्रिटेन कैपिटलिस्ट कंट्री, जर्मनी कैपिटलिस्ट, अमेरिका कैपिटलिस्ट, तो बचा कौन? सोवियत। तो सोवियत से हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब आ गया नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेशनल इनकम एट द करेंट प्राइस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, देखो जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, अब देखो नेशनल इनकम क्या होता है, अब ये तो सिंपल टर्म है कि भाई किसी भी कंट्री की इकोनॉमी किस तरीके से, मतलब उसका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किस तरीके से एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हो रहा है, उसी को हम नेशनल इनकम, और उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, ये सारे कंपोनेंट है नेशनल इनकम के, ठीक है। तो जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई नेशनल इनकम निकालने का 3 तरीका है, वो तीनों तरीके के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, यानी 5 ईयर प्लान, और क्या था इंपॉर्टेंट बताओ, फिर हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फिर गवर्नमेंट का कोई एक्ट, ठीक है, फिर आपका हो गया ये आपका नेशनल इनकम, ठीक है। तो अब नेशनल इनकम में बोल रहा है कि करेंट प्राइस, ठीक है, आर कैलकुलेटेड, नेशनल इनकम एट ए करेंट प्राइस कैलकुलेटेड होता है किस पे? तो प्रिवेलिंग प्राइस पे, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस पे नहीं होगा क्योंकि बोल ही रहा है करेंट प्राइस की, फ्यूचर प्राइस भी नहीं होगा, फिर आपका कंपैरेटिव प्राइस ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या है? प्रिवेलिंग प्राइस, ठीक है। तो वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो प्रचलित मूल्य पर, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े, ठीक, चलिए अब देखिए, अब इसमें जो है आइडेंटिफाई द स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 8 अप्रैल 2015 फॉर प्रोवाइडिंग ए लोन अप टू 10 लाख टू द नॉन फॉर्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। अब देखो इससे क्या समझ में आया यहाँ, यानी कि गवर्नमेंट का जो स्कीम होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी तो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन इससे क्या हो गया, देखो PYQ से हमें पकड़ना क्या है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। इकोनॉमिक्स आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हमें स्कीम पढ़ना है, यानी 2014 से लेकर अब तक जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम आ गए, यानी 2025 तक, वो सारे आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अब याद में कैसे याद होना चाहिए? उसका डेट, किस डेट को लॉन्च हुआ ये जरूर याद होना है, क्या मोटिव था, क्यों लॉन्च हुआ, ठीक है, और कहाँ से लॉन्च हुआ, ये 3-4 चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेट दे दिया है 8 अप्रैल 2015, ये जो डेट दिया है, अब किसकी बात कर रहा है? तो बोल रहा है कि भाई जो क्या बोलते हैं कि ये कौन सा, आपको बोल रहा है कि किसी स्कीम के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, कि बोला है कि ये एक पर्टिकुलर स्कीम है, उसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन दे दिया कि भाई उसका मेन क्या है, उसका मेन मोटिव है लोन प्रोवाइड कराना, कहाँ तक? तो 10 लाख तक, ठीक है। और किसे प्रोवाइड कराना है? तो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, यानी MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करने के लिए
गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की है, यानी कौन सी स्कीम स्टार्ट की है, मेन क्वेश्चन का यही है। अब इसमें बोला है कि अप टू 10 लाख, ठीक है, अप टू 10 लाख 10 लाख तक मिलेगा। तो क्या भारत रोजगार योजना है? भारत रोजगार योजना नहीं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, बताओ। अच्छा अभी इसको स्किप अभी रहने देते, ठीक है। नेक्स्ट है मनरेगा, इसको शॉर्ट फॉर्म इसका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। तो नहीं, मनरेगा का मेन मोटिव होता है पैसा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा हमारा, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो किसे प्रोवाइड किया गया है, तो एमएसएमई, किसे दिया गया है, एमएसएमई। अब इसमें भी देने के 3 क्राइटेरिया है, इसमें डिवाइड किया गया शिशु, किशोर और तरुण, इस तरीके से डिवाइड किया गया शिशु, किशोर और तरुण। अब शिशु को कितना 50,000 से लेकर 50,000 से लेकर आई थिंक 50,000 से लेकर 1 लाख के आसपास देने की बात की गई है। फिर 1 लाख से ऊपर की तरफ किशोर और फिर तरुण। और इसमें एक और आ गया है तरुण प्लस। तरुण प्लस में क्या गया, 20 लाख तक लोन दिया जाएगा, ठीक है, 20 लाख रुपए तक लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यानी आपको स्कीम अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम हो उसे अच्छी तरीके से समझना है, जानना है और देखना है, ठीक है। तो ये समझ में आएगा एमएसएमई के लिए कौन सा योजना आया था, कौन सा स्कीम आया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। इसमें क्या प्रोवाइड कराना था, तो लोन प्रोवाइड कराना। किसे प्रोवाइड कराना था, तो जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको प्रोवाइड, सिंपल। और इसमें और डिटेल में समझेंगे, इतना तो मैंने डिटेल बता दिया, शिशु किशोर तरुण, इसमें और डिटेल में नहीं जाएगा, बस डेट याद रखना है, कब लंच हुआ, कहाँ से लंच हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, according to the census of India 2011, which group of state and union territories from the following recorded the highest literacy rate, यानी highest literacy rate, ठीक है। क्वेश्चन तो बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ से एक चीज हमारा टॉपिक निकल गया, सेंसस, यानी सेंसस ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो स्कीम हो गया, सेंसस हो गया, यानी पॉपुलेशन काउंटिंग, कितना कौन कितना लिटरेट है, लिटरेसी रेट कहाँ पर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक और टॉपिक मिल गया भाई, हमें पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन सेंसस के बारे में जानना है, ठीक है। अभी जो पॉपुलेशन सेंसस है वो जो नेक्स्ट है, जैसे 2011 में हुआ था पिछली बार, अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब टाइम के अनुसार चलो तो हर 10 साल में हो जाता है, यानी 2021 में हो जाना था, लेकिन नहीं हो पाया कोरोना के चलते। लेकिन इसे अभी बोला गया कि 2026 में करेंगे, लेकिन कहाँ पर, 2026 में करेंगे, लेकिन वो कौन सा स्टेट होगा, वो जो हिमालयन स्टेट है ना उनके यहाँ होगा। और फिर 2027 में होगा आपके जो हमारा नॉर्मल स्टेट, ये 2 फेजेस में होगा। यहाँ पर एक ही फेज में आपका टोटल पॉपुलेशन काउंटिंग हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका कास्ट सेंसस भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों होने वाले हैं 2026-27 में। तो जब वो आएगा और डेटा, तब उसका याद रखना है आपको। अभी 2025 के लिए 2011 का ही डेटा आपको याद रखना है, कौन सबसे ज्यादा लिटरेट हुआ, कितना लिटरेसी है, कितना पॉपुलेशन, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का नाम बताना है, और यूनियन टेरिटरी मतलब यूटी, फ्रॉम द फॉलोइंग रिकॉर्डेड हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अब किस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट हुआ है आपको बताना है। गोवा, देखो लिटरेसी कहीं पे भी आए तो केरला याद रखना, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, केरला याद रखना। यानी इसमें केरला नहीं है तो ऐसे निकाल दो इसे। मिजोरम दिल्ली, केरला नहीं है, निकाल दो। अब केरला दो जगह है, ठीक है, एक है केरला लक्षद्वीप और केरला पुडुचेरी। अब देखो केरला दोनों जगह, यानी ये दोनों जगह सही है। अब बचा एक हमारा, एक लक्षद्वीप और पुडुचेरी, दोनों यूटीज है, और यूटीज के बारे में ही पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो अब बताओ लक्षद्वीप होगा या पुडुचेरी होगा, सोचो, सोच कर बताओ। तो इसका आंसर होगा केरला और लक्षद्वीप, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, केरला और लक्षद्वीप। तो केरला और लक्षद्वीप में क्या है, हाईएस्ट लिटरेसी, क्लियर। तो एक चीज क्लियर हो गया कि भाई हमें क्या देखना है, हमें देखना है पॉपुलेशन जो सेंसस हुआ है 2011 का, उसे अच्छी तरीके से याद रखना है, किस कहाँ पर सबसे ज्यादा लिटरेसी है। अब यहाँ से मैं पूछ लूँ कि भाई बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। यहाँ से और क्वेश्चन क्या बोल सकता है, अगर यहाँ इस साल 2023 में अगर हाईएस्ट लिटरेसी पूछा है तो लोएस्ट लिटरेसी भी पूछ सकता है आपसे। तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, ये भी हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, क्लियर, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, फिर एक स्कीम आ गया, यानी कहने का मतलब है कि एक तो 5 ईयर प्लान से 2 क्वेश्चन, एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। दूसरा क्या आ गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये योजना है। और मैंने अभी तुरंत इससे पहले कौन सा योजना डिस्कशन किया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मतलब
2 योजना एक ही शिफ्ट में, आपके 10 क्वेश्चन में से 5 ईयर प्लान में 2 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन उसके हो गए, और स्कीम से 2 क्वेश्चन, यानी इतना इंपॉर्टेंट है। यानी आपको ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस करना है, स्कीम और इन सब चीजों पे फोकस करना है, जो करंट में चल रहा है उन सब चीजों पे फोकस करना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो इसमें समझते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी स्कीम है, योजना है, तो उसका डेट याद रखना है, डेट याद रखना है। दूसरा चीज, कहाँ से लॉन्च, कहाँ से उसे लॉन्च हुआ, किसने स्टार्ट किया, ठीक है, ये भी आपको स्टेट स्टेट, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और किस पर्पस के लिए, पर्पस आपको याद रखना है। अब देखो, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट डेट पूछ लिया, ठीक है। अब डेट है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लॉन्च हुआ, 2014, 2017, 2016 या 2015? तो बताओ। जो देखो जी, मोदी जी तो आए थे मई, आई थिंक मई 2014 में आए थे, तो उस समय तो कुछ हुआ नहीं था, तो 2014 तो ऐसे निकाल देंगे। लेकिन अब ये जो 3 बचा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। 2017 में भी नहीं लगता है मुझे, 2016 में हुआ गरीब कल्याण योजना, 2016 में हुआ, ठीक है। तो 2016 हमारे लिए हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मेन मोटिव क्या है, प्लीज रिमेंबर द डेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, फिर एक क्वेश्चन आ गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी आपको स्लोगन भी याद रखना है, यानी स्लोगन भी याद रखना है स्कीम से रिलेटेड। क्लियर? स्कीम से रिलेटेड स्लोगन, स्कीम से रिलेटेड डेट, स्कीम से रिलेटेड पर्पस, स्कीम से रिलेटेड कहां से लॉन्च हुआ, ठीक है, किसने लॉन्च किया, ये सब आपको याद है। यानी एक स्कीम आप पढ़ रहे हो तो ये आपके बैक माइंड में ये चीज चलना चाहिए, ये नहीं कि आपने पढ़ लिया एक स्कीम, यहाँ भाई इतने तारीख को लॉन्च हुआ, काम खत्म, अब आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसे करोगे तो फिर आप एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ उसका स्लोगन क्या, फिर आप बोलोगे यार ये तो मैंने पढ़ा था, कर नहीं पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्लोगन। अच्छा, ये आपका सेकंड शिफ्ट का हो गया, तो ये हमारा 9 क्वेश्चन, हाँ 9 क्वेश्चन तक ही रहने देते, ठीक है। ओके, थैंक यू।